बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हियर इज़ डायमंड स्टार विद हर न्यू वीडियो। एंड जिस वीडियो का आपको इतने दिनों से इंतज़ार था, फाइनली इट इज़ हेयर। जैसे कि मैंने पोल क्रिएट किया था और उस पोल में मुझे सबसे ज़्यादा वोट्स यूसेट की प्रिपरेशन के लिए आए, तो इसलिए सबसे पहले वीडियो में यूसेट प्रिपरेशन के लिए बना रही हूँ। सो माई टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर यूसेट एग्जामिनेशन। जो बच्चे जिन्होंने अभी बैचलर्स में अप्लाई किया है हंगरी में, स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप में, तो आप लोग यूसेट की तैयारी किस तरह कर सकते हैं, मेरा अपना क्या एक्सपीरियंस रहा है। और अभी जो 8 जनवरी को HSC ने टेस्ट कंडक्ट किया था ऑलरेडी, उसके क्वेश्चंस जो है मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। और आपका जो पेपर होगा वो किस पैटर्न पे होगा, क्या क्या सेक्शंस होंगे, क्या क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आप अपनी तैयारी किस तरह किन बुक्स के साथ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम अपने पेपर की बात कर लेते हैं कि यूसेट जो है अंडर ग्रेजुएट टेस्ट है, ये किस पैटर्न पे आएगा। तो आप लोगों के पास सबसे पहले जो कैटेगरीज़ हैं, हम उस कैटेगरी को समझ लेते हैं। तो आपके पास टोटल 6 कैटेगरीज़ हैं। दैट इज़ यूसेट M जो कि प्री मेडिकल वालों के लिए है, यूसेट E प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए है, यूसेट A जो कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए है, यूसेट CS ये कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है, और यूसेट GS जो कि जर्नल साइंस वालों के लिए है, और सबसे लास्ट में है यूसेट कॉम जो कि एजुकेशन एंड कॉमर्स वालों के लिए। तो आप सब ने इन 6 कैटेगरीज़ में से कोई ना कोई एक कैटेगरी आप लोगों ने चूज़ की होगी। तो इन सब का अब अलग अलग पेपर पैटर्न क्या होगा, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो अगर मैं जनरली सबकी एक बात करूँ फ़िलहाल, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 पार्ट्स में होगा। और जो आपका फर्स्ट पार्ट होगा वो MCQs बेस्ड होगा। आपके पास 75 MCQs होंगे और वो 75 मार्क्स का होगा। इसके अलावा आपको वो सॉल्व करने के लिए 100 मिनट्स दिए जाएंगे, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट। और जो आपका सेकंड पार्ट होगा वो थ्योरेटिकल होगा, मीन्स आप उसमें ऐसे राइटिंग करेंगे, और इसके टोटल मार्क्स 25 मार्क्स होंगे। 10 मार्क्स का अलग ऐसे होगा और 15 मार्क्स का अलग ऐसे होगा, और ये करने के लिए आपको 40 मिनट्स दिए जाएंगे। तो ये तो हो गया आपके बेसिक दोनों सेक्शंस। अब हम आ जाते हैं दोबारा अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। अब फर्स्ट पार्ट को मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि इस पार्ट में आपके पास किस किस्म के MCQs आएंगे और आपने उनको किस तरह सॉल्व करना है, प्लस जो अभी 8 जनवरी को टेस्ट हुआ था उसमें क्या MCQs आए थे। तो ये है वो पेपर पैटर्न जिस पे आपका एग्ज़ाम आएगा। तो अगर आप पहले सेक्शन को देखें, दैट इज़ वर्बल रीजनिंग, तो वर्बल रीजनिंग के आपके पास 20 MCQs होंगे, और वो भी फर्दर जिन कैटेगरीज़ में डिवाइडेड है आप देख सकते हैं, एनालॉजीज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन और कॉम्प्रीहेंशन। तो चलें वन बाय वन पहले इन सब को देखते हैं, इनकी एग्जाम्पल्स। तो अगर मैं एनालॉजी की बात करूँ, तो एनालॉजी के जो क्वेश्चन हैं वो किस तरह के होंगे। अब जो 8 जनवरी को जो HSC का एग्ज़ाम हुआ था यूसेट का, उसमें ये क्वेश्चन था वाइट इज़ टू स्नो, यानी देखें पहले कलर बता रहे हैं और फिर बता रहे हैं किस चीज़ के बारे में है, कि वाइट है और स्नो है। तो अब आप इस चीज़ की एनालॉजी देखें कि कौन सी जो ऑप्शन आपको नीचे गिवन है उसमें से कौन से ऑप्शन इसके साथ बेस्ट फिट रहेगा। क्योंकि देखिए पहले कलर बताया है और बाद में स्नो, यानी जिस चीज़ का कलर बताया है वो है। तो ऑप्शन A है डार्क नाइट, यानी डार्क होती है नाइट, ये ज़्यादा मैच कर रहा है। नेक्स्ट फ्राइज़ पोटैटो, इसमें कलर नहीं है बट ये बताया है कि फ्राइज़ बनते हैं पोटैटो से। सी फनी फुलिश, फ़नी फुलिश एक तरह से सेम मीनिंग्स में आ जाते हैं। और स्टॉर्म एंड थंडर, स्टॉर्म और थंडर भी एक तरह से सेम मीनिंग के लिए यूज़ किया हुआ है। तो देखें सेम आपके पास इस वक्त वाइट स्नो के साथ क्या मैच हो रहा है, डार्क और नाइट, क्योंकि वाइट और स्नो में भी उन्होंने कलर का आपस में कॉम्बिनेशन बताया है। तो ऑप्शन A भी आपको कलर कॉम्बिनेशन ही बता रहा है, जिसमें से कलर पहले मेंशन है। आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, ये नहीं कि बस नाइट पहले होता है और डार्क बाद में होता है। नो, वाइट एंड स्नो यानी कलर पहले मेंशन है, बाद में वो चीज़ मेंशन है जिसका कलर बताया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा A, डार्क नाइट। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखें, इसमें है फ्लावर और पेटल। अब ज़रा इसकी एनालॉजी को समझें। फ्लावर के अंदर होता है पेटल, यानी फ्लावर एक कंप्लीट चीज़ है और उसका एक पार्ट बता रहे हैं पेटल। ऑप्शन A कार इंजन, यानी कार है, कार के अंदर इंजन है, तो ये सबसे बेस्ट इस वक्त का आंसर है। B डोर विंडो, डोर के अंदर विंडो नहीं होती है, ठीक है, डोर बगैर विंडो की भी हो सकता है और विंडो एक अलग से जो है ना दीवार में लगी होती है। तो इसको इस चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं करना, डोर और विंडो एक अलग अलग चीज़ है। सी है माइंड ब्रेन, क्या माइंड के अंदर ब्रेन होता है? ऐसी बात तो नहीं है, माइंड और ब्रेन एक अलग तरीके से रिलेट करते हैं आपस में, बट जो एनालॉजी ऊपर दी है फ्लावर और पेटल की वो यहाँ पे नहीं लगती। और अगर ब्रेन देखा भी जाए तो ब्रेन स्कल के अंदर होता है या बॉडी के अंदर होता है। और सबसे लास्ट में है रूफ और सीलिंग, जो कि एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, यानी सेम मीनिंग्स हैं। सो अगेन हमारे पास जो बेस्ट चॉइस है वो यही है कि कार है और कार के अंदर इंजन है, बिकॉज एक पूरी चीज़ है उसका पार्ट इंजन है, कार के अंदर इंजन होता है। तो फ्लावर पेटल, इसकी एनालॉजी जो बस सबसे ज़्यादा बेस्ट बन रही है वो है कार इंजन। अगर थर्ड क्वेश्चन देखें,
टोर्टोइस शेल, टोर्टोइस एक तरह से आप टर्टल को कहते हैं, ठीक है, उसी तरह का एक स्पीशी है और उसके शेल के बारे में बात हो रही है। यानी आप इसको हर तरह से ले सकते हैं कि शायद उसकी कवरिंग की बात हो रही है या उसके बॉडी पार्ट की बात हो रही है या वो बॉडी पार्ट जो ऊपर की तरफ है। अब ऑप्शन ए देखें, कैमल, कैमल भी एक एनिमल है और उसका हम्प होता है, ठीक है। अगर टोर्टोइस के पास शेल है तो कैमल के पास हम्प है, तो हम कैमल का एक कमर पे जो वो ऊपर जो कोहान होता है उसे कहते हैं। देन कैट मिल्क, ये कोई पार्ट नहीं है, कैट मिल्क पीती है। देन मॉन्की का ऐप, ऐप्स भी मॉन्कीज़ को ही कहते हैं, तो इसमें कोई इतनी बात ऐसी नहीं है, सेम मीनिंग बताया हुआ है। डी ऑप्शन है स्नेक हिस, स्नेक और हिस इज़ द वॉइस जो स्नेक निकालता है, ठीक है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो बेस्ट हमारे क्वेश्चन के साथ मैच कर रहा है वो कैमल वाला ऑप्शन है। जैसे टोर्टोइस के पास शेल है ऊपर की तरफ, तो कैमल के पास हम्प है, एक बॉडी पार्ट की बात हुई, तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, लॉन्ग शॉर्ट। अब लॉन्ग और शॉर्ट दो ऑपोजिट वर्ड्स इन्होंने यूज़ किए हैं। ए ऑप्शन है हैप्पी प्लीज्ड, ये तो दोनों सेम मीनिंग्स हैं। लीन थिन, ये दोनों भी सेम मीनिंग है। सन एंड मून, अब ये देखें ऑपोजिट हो सकता है। एंड डी है वर्क और प्ले, तो सी और डी में अब थोड़ी कन्फ्यूजन है बिकॉज दोनों ही ऑपोजिट्स हैं। बट आपने क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है उसको देखना है। सन और मून बेसिकली कोई ऐसा वर्ड नहीं है, ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है जिसको हम कह सकें कि सन मून का ही ऑपोजिट है। ये तो हमने खुद से इसकी जो है ना जोड़ी बनाई हुई है कि सन है तो मून होगा उसका ऑपोजिट। बट बेसिकली देखा जाए तो वर्क का प्ले, ये प्रॉपर ऑपोजिट वर्ड्स हैं दोनों। तो इस केस में आपने वर्क और प्ले को सिलेक्ट करना है। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज़ स्वॉर्ड और वेपन। स्वॉर्ड कहते हैं तलवार को, वेपन कहते हैं असलहा। तो जो स्वॉर्ड है वो वेपन है, ठीक है। यानी एक चीज़ बताइए और फिर बताया है कि ये क्या है। ए ऑप्शन फ्रूट वेजिटेबल है, नो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। इंडिगो कलर है, ये ठीक लग रहा है कि इंडिगो कलर है। सी वॉइस म्यूज़िक है, नो। वाइट और ब्लैक, ये तो दो अपोजिट वर्ड्स यूज़ किए हैं। तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो यही है कि इंडिगो कलर है, तो ये बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं सिनोनिम्स और एंटीनिम्स की। सिनोनिम्स वो वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग सेम होता है और एंटीनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग ऑपोजिट होता है एक दूसरे से। अब इसकी भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो सिनोनिम्स कहते हैं सेम मीनिंग्स वाले वर्ड्स को। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है हैप्पी, तो अगर हैप्पी के नीचे बहुत से ऑप्शंस हैं तो आपने उसमें से प्लीज़्ड चूज़ करना है बिकॉज ये उसका सिनोनिम होगा। इस तरह से आपके पास फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा एंटीनिम्स का, कि जो भी वर्ड आपको गिवन होगा आपने उसका उल्टा मतलब ढूंढना है, यानी उसका ऑपोजिट मीनिंग ढूंढना है। जैसे अगर हैप्पी गिवन है तो हैप्पी का सैड है, या फिर ये आपके जो ऑप्शंस गिवन है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपके पास क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं। तो ये तो आपने ज़िंदगी भर जितनी इंग्लिश सीखी है ये उसी को देख के आप कर सकते हैं, या बुक्स से जो भी तैयारी करें आप। नेक्स्ट MCQs हैं आपके पास सेंटेंस कंप्लीशन के। चलें इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जो सेंटेंस है आपके पास वो है द इंस्ट्रक्शन डैश यू टू स्विच ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बिफोर यू गो आउट। तो आप अगर बाहर जा रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन आपको क्या बताती है कि आप उसे ऑफ़ कर दें। सो ऑप्शंस आर टेल, टेल्स, टू टेल और टोल्ड। अब इंस्ट्रक्शन को देखें, द इंस्ट्रक्शन के आगे आपने ये वर्ब लगाना है। तो जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन एक सिंगुलर वर्ब है, यहाँ पे सिंगल मीनिंग में यूज़ हुआ है जिसे हम सिंगुलर वर्ड कहते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर सिंगल होती है उसके साथ SES लाजमी लगता है। तो अगर मैं बात करूँ टेल की, तो इंस्ट्रक्शन टेल तो सीधे सीधे सही ही नहीं है क्योंकि टेल है वो, टेल प्लूरल चीज़ों के साथ लगता है, सिंगुलर के साथ हमेशा S लगता है, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड की अगर मैं बात करूँ टेल्स, तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है कि इंस्ट्रक्शन टेल्स यू, कि इंस्ट्रक्शन आपको बता रही है कि आपने स्विच ऑफ करना है इक्विपमेंट बिफोर यू गो आउट, तो सेकंड बिल्कुल ठीक है। थर्ड वाला भी बिल्कुल रॉन्ग है, द इंस्ट्रक्शन टू टेल यू, टू टेल यहाँ पे बिल्कुल कोई सेंस ही नहीं दे रहा। और जो लास्ट ऑप्शन है टोल्ड, ये भी यहाँ पे लग सकता है, ग्रामेटिकली ये करेक्ट होगा, द इंस्ट्रक्शन टोल्ड यू, कि इंस्ट्रक्शन ने आपको ये बताया था कि आप स्विच ऑफ करेंगे और बाहर जाएंगे। ग्रामेटिकली तो ये ठीक है लेकिन सेंटेंस वाइज ये करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सेंटेंस है आप देखिए, इंस्ट्रक्शन आपको ऐसा नहीं है कि इंस्ट्रक्शन ने आपको बताया था। अगर आप अब अपना माइंड लगाएं ना, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ने आपको पास्ट में कोई बात नहीं बताई, इंस्ट्रक्शन इनफैक्ट आपको बता रही है कि ऐसे करना है, तो टेल्स यू आएगा प्रेजेंट में कि वो आपको बता रही है, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो द सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम द 8 जनवरी एग्जाम। Yesterday I went to a party. Now I'm going to tell you what I dash when I arrived.
तो मैं पार्टी पे गया था यस्टरडे, एंड अब मैं बताऊंगा कि तुम्हें कि मैंने वहाँ क्या देखा था। ऑब्वियसली पुरानी बात बता रहे हैं, और जब भी उन्होंने पहली लाइन में ये मेंशन किया कि यस्टरडे आई वेंट टू अ पार्टी, तो मैंने वहाँ क्या देखा था। तो देखने की पास्ट फॉर्म क्या होगी, सी की। अगर हम तीनों वर्ब्स फॉर्म ऑफ वर्ब्स को देखें, सी, सॉ, सीन, ये तीनों वर्ब्स की फॉर्म होती हैं। तो ऑब्वियसली सॉ या सीन में से हमें सेलेक्ट करना होगा। सीन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि सीन अगर लगना होता तो हैज़, हैव, हैड, ये तीनों कोई होते, या बीइंग, अगर इनमें से कोई होता तो हम लगाते थर्ड फॉर्म। तो ऑब्वियसली वी आर लेफ्ट विद द ओनली द सेकंड फॉर्म। तो सी इसका रॉन्ग है क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है, सी भी रॉन्ग है, आईएनजी तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा जब तक हमारे पास सेंटेंस जो टेंसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली, और सीन भी नहीं लगेगा। तो सॉ इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज वी वर लेट एंड डैश मैनेज टू कैच द ट्रेन। तो क्या लग सकता है यहाँ पे, फास्ट मैनेज टू कैच द ट्रेन, hardly managed to catch the train, hurriedly managed to catch the train, और scarcely managed to catch the train। Obviously जो सबसे इवन, अगर आप कुछ नहीं भी सोचते तो बोलने में ही पता चल रहा है कि we were late and hardly managed to catch the train। Obviously वो लेट थे तो बहुत हार्डली उन्होंने मैनेज किया कि वो पकड़ते ट्रेन को। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और जो लास्ट सेंटेंस है इस सेक्शन का, दैट इज़ द गुड्स वर नेवर डिलीवर्ड डैश द प्रॉमिस वी हैड रिसीव्ड। गुड्स यानी कोई सामान था, वो कभी भी डिलीवर नहीं हो सका, डैश द प्रॉमिस वी हैड रिसीव्ड। ऑब्वियसली अगर हम पढ़ के भी देखें तो यही समझ आ रही है कि चीज़ें हमें कभी भी रिसीव नहीं हुई जबकि हमें प्रॉमिस किया गया था। जबकि यानी के बजाय, किसी उसके बजाय। ऑल्दो द प्रॉमिस वी हैड रिसीव्ड, नो, ऑल्दो वी हैड आना चाहिए था तो ऑल्दो लगता। बिकॉज द प्रॉमिस, नो, बिकॉज द तो कोई सेंस ही नहीं है। इन स्पाइट ऑफ द प्रॉमिस वी हैड रिसीव्ड, ये परफेक्ट है, यानी इसका मीनिंग ही वही है के बजाय। एंड डिलीवर्ड यट द प्रॉमिस, यट कहते हैं अभी तक, तो ये भी उसके साथ सूट नहीं कर रहा। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्रीहेंशन, जिसके आपके पास 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो कॉम्प्रीहेंशन बेसिकली होती क्या है। 8 जनवरी के एग्ज़ाम में जो कॉम्प्रीहेंशन आई थी वो ये मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया है। अनफॉर्चुनेटली इसके क्वेश्चंस मेरे पास नहीं हैं, वो सारे आगे का पार्ट मिसिंग है। तो इस तरह से आपके पास एक पैराग्राफ आएगा जिसको आपने अच्छे से रीड करना है, और आगे आपके पास देखिए 14 से लेके 8 तक, यानी तकरीबन आपके पास ये कोई 4-5 सवाल बनते हैं। आपको इनका आंसर देना होगा, जिसका आंसर आपको इसी पैराग्राफ से पढ़ के देना होगा। तो ये कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं है। ओके, अब आ जाते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग पे। इसके भी आपके पास 25 MCQs होंगे, और वो भी किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो हम सारे अरिथमेटिक, अलजब्रा, ज्योमेट्री इक्वेशन और स्टैटिस्टिक्स और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन भी 8 जनवरी के एग्जाम में आया था कि ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x² + 2x + 3 = 8y इज कर्व डैश। तो ये कर्व डाउन होगा, कर्व लेफ्ट की तरफ जाएगा, राइट की तरफ, या अप की तरफ जाएगा। इसका राइट आंसर है अप, ऑप्शन डी। और ये कैसे सॉल्व करना है ये आप लोगों को खुद सर्च आउट करना है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत लंबी हो जाएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, x की कुछ वैल्यूज़ लेनी है। जैसे x की वैल्यू 0 ले ली, उसको इक्वेशन में पुट किया और देखा y की क्या वैल्यू आई है। और इस तरह से आपने ये सारे पॉइंट्स 0, 1, 2, 3, 4 तक आप करके देख लें, और आप अपने एक ग्राफ पेपर सा बना के रफ पेज पे उसको प्लॉट करते जाएं, और आपके पास आंसर आ जाएगा कि आपका कर्व किस तरफ जा रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 लाइट हाउसेस हैं। एक लाइट हाउस हर 20 सेकंड के बाद लाइट फ्लैश करता है, जबकि दूसरा लाइट हाउस हर 30 सेकंड के बाद लाइट फ्लैश करता है। तो अगर इन दोनों लाइट हाउसेस का फ्लैश एक साथ 9 बजे हुआ था, तो अगला फ्लैश इन दोनों लाइट हाउस का एक साथ किस टाइम पे होगा, अगर पिछला 9 बजे हुआ है। तो एक तो आप अपने माइंड में कैलकुलेशंस कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप कर सकते हो स्टिल अगर आपको नहीं आ रहा। बट इसकी सिंपल अप्रोच ये है कि जो 20 सेकेंड्स और 30 सेकेंड्स है, इस 20 और 30 को आपने लेना है और इसका एलसीएम लेना है, जैसे मैंने साइड पे बता दिया। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो आप गूगल करके सीख सकते हो कि एलसीएम कैसे लेते हैं। तो 20 और 30 का जो एलसीएम लिया है, जो मैंने आपको यहाँ पे शो किया है, तो उसका आंसर मेरे पास आया है 60। क्योंकि दोनों वैल्यूज़ सेकंड्स में थी, इसलिए जो मेरा आंसर है वो भी सेकंड्स में आया है। तो 60 सेकंड्स मीन्स 1 मिनट। तो बी ऑप्शन ये है कि 9:01, क्योंकि आपके पास 3 है, 9 बजे का आवर, मिनट और सेकंड, तो 9:01 पे दोबारा इन दोनों का फ्लैश एक साथ होगा। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, अहमद एक काम को करने के लिए 4 डेज़ लेता है, जबकि उमर वही काम करने के लिए 5 डेज़ लेता है, और लास्ट में एहसन उसी काम को करने के लिए 20 डेज़ लेता है। तो अगर ये सब लोग मिल के काम करें तो कितने डेज़ लगेंगे इन सबको
कि वो काम एक साथ ख़त्म हो जाए और वो सब एक साथ काम कर रहे हैं। तो इसकी वर्किंग मैं आपको अलग से शो करूँगी, क्योंकि क्वेश्चन इसी सिनेरियो बेस्ड पे आएगा। बेशक क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, लेकिन स्कीम उसकी सॉल्व करने की यही रहेगी। सबसे पहले आप लोग ये समझ लें कि आपके पास जो काम है वो एक है, यानी वन वर्क जो उन्होंने करना है। अहमद इस काम को करने के लिए 4 डेज़ ले रहा है, उमर इस काम को करने के लिए 5 डेज़ ले रहा है, और एहसन इसी काम को करने के लिए 20 डेज़ ले रहा है। अब इन सब के आगे हम 1 1 लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि इन डेज़ में ये लोग वन वर्क कर रहे हैं। अहमद 4 डेज़ में ये वन वर्क कर रहा है, उमर 5 डेज़ में कर रहा है ये वन वर्क, और एहसन 20 डेज़ में कर रहा है ये वन वर्क, जो भी एक काम है। अब मुझे निकालना है कि एक दिन में ये लोग कितना काम कर सकते हैं। तो अहमद करेगा 1/4, उमर करेगा 1/5 और एहसन करेगा 1/20 वर्क। अभी हमारे पास वर्क आ गया, तो हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं इन तीनों को प्लस करके। तो अगर आप इसे प्लस करेंगे तो आपका आंसर कुछ यूँ आएगा 1/2 वर्क। तो ये तो मुझे वर्क पता चल गया, तो मुझे तो इसका डे ढूंढना था। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, तो मैं बताऊँगी कि 1/2 वर्क इज़ इक्वल्स टू डे, यानी एक दिन में वो लोग हाफ काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे तो बेसिकली वन वर्क का बताना है, तो वन वर्क के लिए मैं वन वहीं रहने दूंगी और 2 को दूसरी साइड पे ले जाऊंगी। सिंस ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी वो जो वन वर्क की कंडीशन थी, यानी एक काम जो था वो 2 दिन में होगा। सो आंसर बी इज़ करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ होल नंबर। होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 से लेके आगे तक। इसमें कोई भी पॉइंट या माइनस का नंबर नहीं होता। माइनस वाला नंबर जो होता है या पॉइंट वाले होते हैं वो इंटीजर्स की कैटेगरी में चले जाते हैं। तो इस सारी ऑप्शंस को देखते हुए डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन फॉर द होल नंबर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अगर टेंजेंट ए इज़ इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 4 है तो कोटेंजेंट बी की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके इन्वर्स होते हैं। टेंजेंट और कोटेंजेंट एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो अगर टेंजेंट 5/4 है तो कोटेंजेंट 4/5 होगा। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। और इसी को देखते हुए अब आपके पास आगे क्वेश्चंस इसी तरह से आ सकता हूँ। आप लोगों को साइन, कॉस, टेंजेंट सब के इन्वर्स का पता होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ परफेक्ट नंबर। अब परफेक्ट नंबर क्या होता है? ये एक ऐसा नंबर होता है कि आप कोई भी नंबर आपको जैसे ABCD गिवन है, आप इन सब नंबर्स का फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल 24 है। 24 किस किस के टेबल में आता है? 24 के टेबल को छोड़ के 24 जिस जिस टेबल में आता है आपने वो नंबर्स लिखने हैं और आपने उसके बाद उन नंबर्स को प्लस करना है। अगर उन नंबर्स को प्लस करने पे अगेन 24 आ जाए तो फिर वो परफेक्ट होगा। तो इन सब के चेक करने के बाद ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड यू कैन सी द सोल्यूशन कि ये इन टेबल्स में आता है और इन सब को जब आप प्लस करते हैं तो अगेन 28 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन ऑफ, ये 2 2 2 लिखा हुआ है, तो ये जो 2 है ये 12 टाइम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, यानी 12 दफ़ा 2 दिया हुआ है। तो किसी भी चीज़ का अगर आपने मीन निकालना हो तो आप इन जो भी नंबर्स गिवन होते हैं उनको प्लस कर लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं जितने नंबर्स होते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऊपर प्लस कर लेती हूँ मैं और नीचे क्योंकि ये 12 टाइम्स 2 लिखा हुआ है तो नीचे मैं टोटल 12 लिख दूँगी कि टोटल 12 नंबर्स हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरा आंसर आएगा 2। सो आंसर बी इज़ द करेक्ट वन। अब एक ग्राफ फंक्शन है y इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ 3x माइनस 9 मॉड्यूलस, और इसका वेज पूछा है। वेज मीन्स उसका जो कॉर्नर है, ऑब्वियसली कॉर्नर उसका 0 पे होगा। तो y इज इक्वल टू 0 कब होगा? अगर आप सोल्यूशन देखें तो x की क्या वैल्यू होनी चाहिए जो ये पूरा 0 हो जाए। ऑब्वियसली अगर x की वैल्यू 3 होगी तो 3 3 ज़ा 9 होगा और 9 माइनस 9 0 होगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 होनी चाहिए। सो आंसर सी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो डिवाइड फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। इसके अलावा वो नंबर्स जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में होते हैं वो भी इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे एक ही नंबर है जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, तो 8 जनवरी वाले टेस्ट के मज़ीद और बहुत क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर करती जा रही हूँ। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट, और जितना भी मटेरियल है आपको वो भी हेल्प आउट करेगा। गूगल करें एंड यू विल गेट द सॉल्यूशंस। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके क्वांटिटेटिव रीजनिंग के, और उसके बाद आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सेक्शन आ जाएगा। अगेन मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स के शेयर कर रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, कि किस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको अपनी प्रिपरेशन से ज़्यादा डीपली करनी है या सिर्फ मेन चीज़ें करनी है। सो हियर आर द क्वेश्चंस फॉर द फिज़िक्स।
और सबसे आखिर में अगर मैं बात करूँ पार्ट 2 की, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको इसमें ऐसे राइटिंग करनी होगी। आपके पास 2 एसेस होंगे। एक ऐसे होगा आर्ग्यूमेंट बेस, यानी आपको जो टॉपिक दिया जाएगा, एक स्टेटमेंट होगी और आपने उस पर आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं कि ये चीज़ इस तरह क्यों है। इट विल बी इधर इन इंग्लिश और उर्दू, और आपको 3 चॉइसेस दी जाएंगी जिसमें से आपने एक अटैम्प्ट करना होगा और ये 15 मार्क्स का होगा। जो दूसरा ऐसे होगा वो नैरेटिव बेस्ड होगा, यानी आपको टॉपिक दिया जाएगा और आपसे आपकी राय पूछी जाएगी कि आप इस बारे में क्या कह सकते हैं, और आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगेन आपके पास 3 चॉइसेस होंगी, आपने एक टॉपिक सेलेक्ट करना है, इधर इंग्लिश और उर्दू, और ये 10 मार्क्स का होगा। और बेसिक्स तो आपको पता है ऐसे लिखने की, आप गूगल भी कर सकते हैं। मेक श्योर करें कि आपके 3 पैराग्राफ ज़रूर हों, इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनिंग बॉडी और सबसे लास्ट में कंक्लूजन। और आपके इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए और कंक्लूजन, और हर पैराग्राफ की पहली लाइन, क्योंकि पढ़ने वाला हमेशा आपकी पहली लाइन्स देखता है। तो आप सब लोगों का पेपर सेम आएगा सिवाय मेन स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स के। तो अगर हम यूसेट प्री मेडिकल की बात करें, यूसेट एम की, तो इनका आएगा फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए भी पूरा एग्ज़ाम सेम होगा सिवाय मेन सब्जेक्ट्स के, वो होंगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़ एंड जनरल नॉलेज। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए फ़िज़िक्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स। जनरल साइंस वालों के लिए मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। और कॉमर्स वालों के लिए अकाउंटिंग, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स है। और जितना भी स्टडी मटेरियल है यूसेट के लिए वो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये हमारे कुछ सीनियर्स हैं जिन्होंने चीज़ें कंपाइल अप की हैं, तो थैंक यू टू देम। और ये मैं फ़ाइल आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। जितने भी बुक्स, क्वेश्चन पेपर्स वगैरह इसमें हैं, आप उसको ज़रूर गो थ्रू करें और अपनी तैयारी कंप्लीट करें। इतना भी कुछ मुश्किल नहीं है। आई होप यू विल ऑल डू इट। अगर मैं तैयारी की बात करूँ तो आप लोगों को ना बिल्कुल मेन तैयारी करनी है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कोर्स वर्क में चले जाना है अपने, बिकॉज फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब चीज़ें भी इसमें इंक्लूडेड है। बट अगर जो बेसिक चीज़ें देखी जाए ना, तो आपने वो प्रिपेयर करनी है इसके लिए। तो गाइज़, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, शेयर इट। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। इसके अलावा बाकी जो वीडियोज़ हैं मेरी स्टाइपेंडियम एग्रीकम स्कॉलरशिप से रिलेटेड, वो तमाम की तमाम मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। थैंक यू एंड हाफिज़ एवरीवन।